हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो नाम निकल के आया था अपने पास वो था कैरोलस लिनियस का, फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और शुरुआत में हमने जैसे चर्चा ये की थी कि अरस्तु को जो है वो टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। हम उसी पॉइंट को कुछ आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जगत अवधारणा जिसको अपन कहते हैं किंगडम स्कीम या कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये क्या होती है। तो देखो, हम ये चर्चा करते हैं, या पिछले लेक्चर में भी हमने ये चर्चा की थी कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे और छोटे सूक्ष्म जीव ऐसे मौजूद है जिनको एक साथ लेकर के पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं और कुछ न कुछ जो है वो अलग प्रकार के परिवर्तन या हम ये कह सकते हैं गुण पाए जाते हैं। जैसे कोई जल में रहता है, कोई थल में रहता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कई कोऑर्डिनेट्स है, कई नॉन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जब उनका अध्ययन हम एक जगह नहीं कर पाते तो हमें जो है इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन या जिसको अपन कहते हैं वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले जो वर्गीकरण करने की कोशिश जो है वो अरस्तु ने की थी, और अरस्तु ने जो है वो जो जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जीव पाए जाते हैं उसको दो भागों में बांटने की कोशिश की। एक पादप और दूसरे है जंतु, जिसको अपने कह सकते हैं प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, हालांकि आप बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो जंतु है ये एनिमिलिया है, उसको उन्होंने जो है आपके पास एनीमिया और एनीमिया के अंदर जो है बांटा था। किसके आधार पर, लाल रक्त पाए जाने के आधार पर और लाल रक्त नहीं पाए जाने के आधार पर, यानी वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है अर्थात लाल रक्त पाया जाता है उसको उन्होंने जो है एनीमिया नाम दिया था, और जो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती अर्थात लाल रक्त नहीं पाया जाता है, जिसको उन्होंने इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी कहा था, उनको उन्होंने जो है एनीमिया के अंदर बांटा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ देखें तो सर्वप्रथम दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक है ये अरस्तु। अरस्तु ने जो है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जो जीव जंतु है उनको कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। एक का अपन ये कह सकते हैं पादप जिसको प्लांटी, और दूसरा जंतु। हालांकि हमने ये बाद में बताया था कि ये जंतु उसको उन्होंने फिर जो है वो ब्लड के आधार पर दो भागों में बांट दिया था, जिसमें एक तो था एनीमिया और दूसरा एनीमिया। इसके अंदर जो है वो लाल रक्त जो है पाया जाता है, यानी ये सारे कौन से हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए थे, और इसके अंदर जो है वो लाल रक्त नहीं पाया जाता है, यानी ये नॉन कोऑर्डिनेट्स। सामान्य रूप से हम इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। लेकिन ये अवधारणा को ज्यादा दिन समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जंतुओं के अंदर भी बहुत सारे जो है विभिन्नताएं पाई जाती है, पादपों में भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो बहुत जरूरी हो गया था कि इनका जो है और वर्गीकरण किया जाए या इनको जो है और अधिक भागों में बांटा जाए। तो इसके बाद में जो है द्विजगत अवधारणा आई, और द्विजगत अवधारणा जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, हमें पता है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जो है वो द्विजगत अवधारणा दी थी 1758 के अंदर। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है बिल्कुल सेम ऐसी अरस्तु के समान जो है वो मतलब प्रकाश संश्लेषण जिसके अपन बातचीत करते हैं फोटोसिंथेसिस के आधार पर, यानी ऐसे जीव जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है और ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, इसके आधार पर उन्होंने जगत को, संपूर्ण जगत को जो है किंगडम का है दो भागों में बांट दिया था। वही कौन कौन से हो गए, प्लांटी और एनिमिलिया। तो उनका जो वर्गीकरण का या जगत में बांटने का प्रमुख आधार था वो था, एक तो मुख्य रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। दूसरा उनके पोषण की विधि, यानी वो स्वपोषी है या परपोषी है। निश्चित रूप से जो प्रकाश संश्लेषण सामान्य रूप से करते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते वो विषमपोषी होते हैं। एक उन्होंने जो और आधार रखा था वो कौन सा रखा था,
गमन का, लोकोमोशंस का, कि कोई जो है जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है या नहीं जाता है। तो इसके आधार पर जो है उन्होंने जगत को दो भागों में बांटा। तो हम यहाँ ये चर्चा करते हैं कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है उन्होंने उसको किस में रखा था, प्लांटी के अंदर रखा था। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है वहाँ जो है उन्होंने उसको जंतुओं के अंदर जो है रखा है। तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कैरोलस लिनेस की, वही चर्चा है हम ये करेंगे इसमें। देखो मुख्य रूप से यही शब्द शुरू करते हैं, कैरोलस लिनियस। कहाँ के थे ये, स्वीडन के वैज्ञानिक 1758 में, कि द्विजगत अवधारणा। और ये अवधारणा क्या थी इनके, इन्होंने जो है संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा है। एक तो आपके पास में हम कहेंगे, एक और डालते हैं अपन प्लांटी, और दूसरा जो है वो जंतु, एनिमिलिया। तो इन दो भागों के अंदर बांटा था। इस मुख्य रूप से इन दो भागों में बांटने का इनका जो क्राइटेरिया था, ये जो प्रमुख आधार था, वो अभी अपने चर्चा की थी, प्रकाश संश्लेषण था। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो स्वकोषी है या विषमकोषी है। तो हम ये कह सकते हैं प्रमुख आधार, यहाँ बीच में लिख लेते हैं, प्रमुख है आधार फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से दिया था। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो सारे उन्होंने किस में रखे थे, प्लांटी के अंदर रखे थे। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते उन्होंने उसको जो है एनीमिलिया के अंदर रखे थे। दूसरा उनका जो आधार था वो ये था कि ये पोषण किस प्रकार से करते हैं, यानी ये स्वपोषी है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या परपोषी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो सारे उन्होंने एनीमिलिया के अंदर ले लिए थे, और जो अपना भोजन स्वयं बना पाते उन्होंने उसको प्लांटी के अंदर ले लिया था। ये हो गया। तीसरा जो मुख्य रूप से उनका आधार था वो गमन, लोकोमोशन, यानी जो गमन नहीं करते। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो पादप है वो गमन नहीं करते, तो उसको उन्होंने जो है वो प्लांटी के अंदर ले लिया था। और जो गमन करते हैं यानी जीव, जो हम ये कह सकते हैं कीड़े मकोड़े हो गए या अन्य जीव हो गए, तो सारे वो किस में ले लिए थे, उन्होंने एनीमिलिया के अंदर ले लिए थे। तो ये मुख्य रूप से जो है उनका क्राइटेरिया था। अब मुख्य रूप से अपने ये देखते हैं कि यहाँ के ऊपर जो है प्लांटी के अंदर उन्होंने किस किस को माना था। तो देखो प्लांटी के रूप के अंदर इन्होंने मुख्य रूप से 3 सजीवों को लिया था, जिसमें अंदर आपके पास एक तो मुख्य रूप से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा एक आपके पास में जो है एल्गी यानी शैवाल, तीसरा आपके पास है फंजाई। ये मुख्य रूप से 3 है जो उन्होंने प्लांटी के अंदर ले लिया था। और यहाँ एनीमिलिया के अंदर इसके अलावा जो बाकी बच गए, यानी अपन यूं कहेंगे जैसे सूक्ष्म जीवों के रूप में अगर अपन चर्चा करें तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मुख्य रूप से एक कोशिकीय वो यहाँ लिया था। और प्रोटोजोआ के अलावा सारे बहुकोशिकीय जीव कौन से लिए थे, सारे बहुकोशिकीय जो जीव है वो सारे इसके अंदर आ गए थे, एनीमिलिया के अंदर आ गए थे। लेकिन अब यहाँ कुछ दिक्कतें फिर भी पैदा हुई, यानी हम ये कह सकते हैं इसलिए अपवाद के रूप में कि जैसे शैवाल है, हम मानते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने फंजाई कवकों को भी यहाँ ले लिया। तो ये कुछ अपवाद के रूप में है, क्योंकि ये आधार तो उन्होंने माना नहीं था। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते वो तो उन्होंने जंतुओं के अंदर लेना था, लेकिन ऐसा नहीं ले पाए। तो यहाँ पर कुछ ये दिक्कतें आ गई कि इस फंजाई को कहाँ रखा जाए, या फंजाई के अलावा जो है वो शैवाल और फंजाई में कैसे अंतर किया जाए। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि कुछ मांसाहारी प्लांट जो मांस का भक्षण करते हैं, यानी वो कौन से हो गए, यहाँ इस प्रकार से आ गए। तो है तो वो पादप लेकिन मांस का भक्षण करते हैं, जैसे आपने सुना होगा मांस भक्षी पादपों के नाम में, जिसमें अगर अपन देखते हैं विनस फ्लाईट्रिप, तो ये उसी का उदाहरण है। तो ये कुछ अपवाद होने की वजह से यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हुई। तो ये अवधारणा काफी समय तक चली, लेकिन इसके बाद में जो है द्विजगत अवधारणा के बाद में ई हेकल नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने त्रिजगत अवधारणा दी। वही अपने यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ सेकंड पॉइंट पर लिख लेते हैं त्रिजगत अवधारणा। त्रिजगत अवधारणा का मतलब यह हो गया जहां इन्होंने प्लांटी और एनीमिलिया जो दो
जगत में बांटा था, यहाँ एक तीसरा जो है वो जगत और ले लिया। वो कौन सा ले लिया आपके पास में? प्रोटिस्टा। एनिमिलिया के अलावा जो है प्रोटिस्टा एक जो है वो अलग प्रकार का जगत यहाँ पर ले लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये अवधारणा जो है वो 1866 में H.E. हिकल इनका पूरा नाम था। हिकल, इन्होंने जो अवधारणा दी थी, तो इसमें से देखो दो तो उन्होंने यही रख ली थी। अभी अपने यहाँ देख लेते हैं दो। तो एक तो आपके पास प्लांटी, दूसरा आपके पास में बी पॉइंट में देखते हैं एनिमेलिया। लेकिन यहाँ तीसरा उन्होंने जो एक जगत और बना दिया था, वो कौन सा था? प्रोटिस्टा। ये तीन जगत उन्होंने जो है बना दिए थे, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? त्रिजगत अवधारणा दी जाती है। अब यहाँ देखते हैं अपन कि प्लांटे के अंदर कौन से आ जाते हैं। तो प्लांटे के अंदर जो है उन्होंने सारे एक कोशिकीय को हटा करके बहु कोशिकीय पादप उन्होंने रख लिए थे। इसमें क्या हो गया था? बहु कोशिकीय पादप। आप लिख देते हैं बहुकोशिकीय जो पादप है वो सारे इसके अंदर ले लिए थे। एनिमिलिया के अंदर कौन से आ जाएंगे? जिस प्रकार से यहाँ बहुजंतीय कोशिकीय पादप है, तो यहाँ बहुकोशिकीय जंतु सारे आ गए थे। तो फिर यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर कौन से बचे? प्रोटिस्टा के अंदर जो है कि कुछ ऐसे हैं जो न तो पूर्ण रूप से जंतु है और न पूर्ण रूप से पादप है, जिसका अपन कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में थोड़ा सा ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि इसको हम पादपों की श्रेणी में रखें या जंतुओं की श्रेणी में रखें। इसके अलावा हम एल्गी, हालांकि एल्गी को जो है वो कैरोलस लिनियस ने पूर्ण रूप से पादपों के अंदर रखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ दिक्कत आती है, जिसकी वजह से इसको अलग कर दिया। तो ये आपके पास में हो गया एल्गी, हो गया फंजाई, हो गया, और आपके पास में ये देखते हैं प्रोटोजोआ। तो यहाँ कौन कौन से आगे इसके अंदर रखने वाले थे आपके पास? एक तो हम ये देख सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को उन्होंने इसमें रखा था। एक एल्गी अलग ही बना दिया था, एक फंजाई, और एक आपके पास में प्रोटोजोआ। तो ये जो है उन्होंने इस प्रकार से तीन प्रकार से जो उन्होंने वर्गीकरण किया, 1, 2 और 3, यानी कौन कौन से हो गए आपके पास में? प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया और प्रोटिस्टा। इन्होंने संपूर्ण जो जगत है उसको तीन भागों के अंदर बांटा। लेकिन अब कुछ दिक्कतें यहाँ पर भी थी, क्योंकि इसके अलावा भी अभी जो है वो वर्गीकरण या अध्ययन में कुछ दुविधा आने लगी। यानी इसमें एक कमी थी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को शैवाल वो इस फंजाई से कैसे अलग किया जाए। यहाँ क्योंकि ये तीनों जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन ये अलग करना इनके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार की कमी पाई गई। तो बाद में जैसे ही माइक्रोस्कोप, कौन सी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद में इसके अंदर जो है वो अंतर स्पष्ट किया गया। उसमें ये देखा गया कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या है? स्पष्ट केंद्रक का अभाव है, और स्पष्ट केंद्रक नहीं है तो इसका मतलब ये अलग प्रकार से आ जाएगा। ये कब पता चला? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद में। हालांकि बाद में देखा गया कि एल्गी और जो फंजाई है, कवक और शैवाल है, उसमें स्पष्ट केंद्रक जो है पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो इसको बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। ठीक है। और प्रोटोजोआ में भी हम देखते हैं, हालांकि होता एक कोशिकीय है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो है वो केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ बैक्टीरिया को जो अलग किया गया। इसके बाद में जो है वो आपके पास में आई चतुर्जगत अवधारणा। और चतुर्जगत अवधारणा जो देने वाले थे वो थे H.F. कोपलैंड। चतुर्जगत अवधारणा, और ये देने वाले थे H.F. कोपलैंड। H.F. जो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये जो अवधारणा दी थी। उन्होंने एक जगत जो है वो एक्स्ट्रा बना दिया, और एक जगत जो एक्स्ट्रा बनाया है वो किसके आधार पर बनाया? केंद्र की उपस्थिति के आधार पर। यानी सेम वही बात होगी कि केवल आपके पास बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो है वो स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया गया, तो उन्होंने जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर जो है वो जगत बना ली। यानी उन्होंने एक जो जगत है वो और कौन सा बनाया? प्रोकैरियोटिक का मोनेरा जगत उन्होंने एक एक्स्ट्रा बना दिया। तो उसी की अपन बातचीत करते हैं। ये किसके आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं? देखो 4 जगत है, तो यहाँ देखेंगे किसकी उपस्थिति के? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ आएगा। तो केंद्र की उपस्थिति के आधार पर देखो
चार भाग कौन से होंगे? तीन तो वही हो जाएंगे आपके पास में, प्लांटी हो जाएगी, एनिमिलिया हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, और चौथा कौन सा हो गया आपके पास? वो अभी बताया अपने मोनेरा। तो देखो एक आपके पास में प्लांटी, दूसरा आपके पास में एनिमिलिया, तीसरा प्रोटिस्टा और चौथा मोनेरा। यानी उन्होंने एक ये मोनेरा जो वर्ग है वो अलग कर दिया, यानी मोनेरा जो है वो कौन सा हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया, और बाकी सारे जो किस प्रकार से हो जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक ये सारे उन्होंने जो है वो कौन सा माना था? यूकैरियोटिक। और यहां पर ये कौन सा हो गया आपके पास में? प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ये हो गए। तो इसके आधार पर उन्होंने जो चार भागों में बांटा, यहां देखते हैं कि यहाँ जो प्रोटिस्टा के अंदर है, अभी अपन ने बात बताई थी कि त्रिजगत अवधारणा में प्रोटिस्टा में तीन थे आपके पास मुख्य रूप से। कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और आपके पास में प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इसके अंदर तीन तो यहाँ इसके अंदर रख लिए गए। कौन कौन से रख लिए गए? वो आपके पास एल्गी, फंजाई और, लेकिन जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को कहां लेके चले गए? यहाँ पर मोनेरा वर्ग के अंदर लेके चले गए। ये एक अलग जो है वो वर्ग बना दिया, और उसी बैक्टीरिया को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। तीन भाग भी है, लेकिन यहाँ हम दो भागों के बारे में बातचीत करेंगे। एक आपके पास में यू बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक होता है, यहाँ पर देख सकते पहला यू बैक्टीरिया, और दूसरा आपके पास में ऑर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और ऑर्की बैक्टीरिया। ऑर्की बैक्टीरिया का मतलब ये होता है पुराने या आदिम प्रकार के बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया यानी कुछ विकसित प्रकार के बैक्टीरिया, जिसके बारे में चर्चा है जब बाद में जब आएगा आगे मोनेरा वर्ग हम वहां पढ़ेंगे, तो वहां इस जगत, तो वहां पर इसकी चर्चा हो पाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण, और जो आज तक जो चला आ रहा है, जिसको हमने सबसे अधिक जो मान्यता दी है, वो आपके पास है फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, यानी पंच जगत अवधारणा। पंच अगर जब धारणा है अवधारणा, उसके अंदर जो है चार के अलावा जो पांचवा और कर दिया गया है। मुख्य रूप से थोड़ा ही अंतर आएगा, उसके अंदर जो है आपके पास में ये फंजाई जो है ये वाली, इसको फिर अलग कर करके एक जगत एक्स्ट्रा और बना दिया। और ये जो अवधारणा देने वाले थे वो थे RH व्हिटेकर, जिन्होंने जो है 1969 के अंदर जो ये अवधारणा दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो है आपके पास में यही है। तो इसी के आधार पर हम यही बना लेते हैं पंच जगत अवधारणा। ये पंच जगत अवधारणा, फाइव किंगडम स्कीम या कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास में पांच जगत अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, और किसके आधार पर इसको अलग किसको किया था? फंजाई कवकों को उन्होंने अलग किया था, क्योंकि कवक क्या होते हैं, वो न तो स्वकोशी होते हैं और न अपना जो प्रकाश संश्लेषण खुद कर पाते हैं। तो RH व्हिटेकर हम यहाँ लिख देते हैं, RH व्हिटेकर या टेकर भी इसको कहते हैं, जिन्होंने 1969 के अंदर जो है ये अवधारणा दी थी। और ये अवधारणा जो दी थी वो मुख्य रूप से जब फंजाई को उन्होंने अलग किया था, वो किसके आधार पर किया था? पोषण व सेल वाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। यानी भोजन किस प्रकार से करते हैं, तो ये पादपों से भिन्न भोजन, यानी ये परपोषीय प्रकार के होते हैं, और सेल वाल जो है वो भी जो है वो अंतर रखती है। यानी सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि सेलवाल इसमें इसमें सेवालों से अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं कि बाद में उन्होंने हालांकि जो है वो फंजाई को भी दो भागों में बांटा, भी यहाँ देख लेते हैं। तो आधार यदि हम यहाँ देखते हैं, मुख्य रूप से पंच जगत अवधारणा था। पंच जगत अवधारणा के अंदर सबसे पहले तो वही अपन लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे जो अभी आप तक लिखते आए हैं। सबसे पहले हम लिखना चाहिए तो प्लांटी है, एनिमेलिया, या फिर अगर अपन छोटे से बड़े में यहाँ लिखना चाहिए तो सबसे पहले जो लास्ट में उसमें था मोनेरो या मोनेरा। मोनेरा के बाद में अपने दूसरा जो था आपके पास में प्रोटिस्टा, बी पॉइंट में लिख लेंगे। प्रोटिस्टा के बाद में जो तीसरा आपके पास में जो है
फंजाई जो उन्होंने नया बांटा था। चौथा आपके पास में प्लांटे, और पांचवा आपके पास में जो है एनिमिलिया। तो इस प्रकार से उन्होंने एक जो है ये वाला कौन सा फंजाई वाला जो है एक अलग जो है वो जगत बना दिया। वो किसके आधार पर बनाया, यहाँ हम ध्यान रखते हैं पोषण व सेल वॉल के आधार पर। प्रमुख आधार हम यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट में। किसके आधार पर, आधार क्या था इनका, पोषण व सेल वॉल के आधार पर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एल्गी और जो फंजाई है उनमें जो सेल वॉल है वो अलग प्रकार के पदार्थ की बनी होती है, जैसे काइटिन और सेलुलोज की पादपों में सामान्य रूप से ये हम देखते हैं कि जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, बाकी के अंदर जो काइटिन की होती है। एल्गी व फंजाई को दो अलग अलग भागों में बांट करके यहाँ दोनों जो शामिल थे अब यहाँ पर इसको अलग कर दिया। तो इसके आधार पर और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि एल्गी जो होती है या हम ये कह शैवाल जो होते हैं वो सौपोषी प्रकार के होते हैं। सौपोषी व इसकी हम यहाँ देख सकते हैं कि एल्गी ये कैसे होते हैं, सौपोषी होते हैं, और सेल वाले इसमें कैसे पाई जाती है, सेलुलोज की पाई जाती है। जबकि फंजाई जैसे इससे विपरीत हो गया। फंजाई के अंदर है एक तो ये क्या हो गए, परपोषी होते हैं या परजीवी के रूप में, तो जैसे कस्कुटा अमरबेल की अगर अपन बात सॉरी हम बहुत सारे फंजाई जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह है या पेनिसिलिन वगैरह है, ये सारे क्या किस में आ जाएंगे, ये परपोषी के अंदर आ जाएंगे। ये अवशोषी व इसकी सेल काइटिन की होती है। इसको अपन क्या कहेंगे, भोजन क्या अवशोषी, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, है ना। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसके काइटिन की बनी होती थी। इसके आधार पर उन्होंने एक ये अलग बांट दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है वो किस किस प्रकार से किया गया है। तो देखो ये जो मोनेरो अपने पास में, ये सबसे पहला ये मोनेरो, इस मोनेरो को जो है उन्होंने हमने जो बांटा है ये कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। और इसके अलावा इन सब में अगर अपन देखते हैं तो आपके पास में सुविकसित इनमें जो है वो यूकैरियोटिक सेल से पाई जाती है। यानी इनकी जो सेल्स होती है उसमें स्पष्ट रूप से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, केंद्रक है, ये स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती या सामान्यतः उपस्थित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती है जिसके अंदर सारे कोशिका के जो कोशिकांग है वो पूर्ण रूप से विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से तो ये हो गया। अब अगर अपन ये देखते हैं इसके अंदर जैसे संघ, हम इसमें मोनेरा के में अगर संघ की बातचीत करते हैं, हालांकि ये बात का पॉइंट है, लेकिन जैसे आपके पास में इसमें यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा है। यहाँ लिखो यू बैक्टीरिया, अभी हमने यहाँ लिखा था यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तीसरा जो मुख्य रूप से इसमें माइकोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्म। तो ये इसमें मुख्य रूप से जो है वो पाया जाते हैं। ये और ये इसके सेल जो है अपने बता दें कौन से हो गए, एविक्सित मानते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और सभी के अंदर जो बाकी इसमें किस में आ जाएगा, जो है वो यूकैरियोटिक आ जाएगी। माइक्रोप्लाज्मा की जहां अपन बातचीत कर रहे थे, तो माइक्रोप्लाज्मा की विशेषता एक तो ये होती है कि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। सेल वॉल ये ऑप्शन सेल वॉल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन है वो सभी के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबके अंदर पाई जाती है। जैसे PLO प्रकार के जो माइक्रोप्लाज्म इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये मोनेरा जो होते हैं वो सौपोषी नहीं होते हैं। ये आपके पास में क्या होते हैं, विषमपोषी प्रकार के जो है वो जीव पाए जाते हैं। यहाँ प्रोटोजोआ है आपके पास में, ये सॉरी प्रोटिस्टा है, उसको जो है ये एककोशिकीय जो सजीव होते हैं, और एककोशिकीय और कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। और इसके अंदर जो है कौन कौन सा आपके पास में रखा गया है, आपके पास में एक तो एल्गी रखा गया है, और एल्गी के अलावा इसके अंदर है प्रोटोजोआ। दो प्रकार के, एक तो क्या लिखेंगे प्रोटोजोआ और दूसरा एल्गी, ये दो जो है वो समूह इसके अंदर रखे गए हैं। इसके बाद में अगर हम फंजाई की बातचीत करते हैं, तो फंजाई या जिसको अपन कहते हैं कवक, इसको हम माइस्टीज भी कहते हैं। और माइस्टीज में मिक्सोफाइटा और दूसरा आपके पास है माइकोफाइटा। ये दो भाग इसके हो गए, यहाँ लिख लेते हैं। पहला
मिक्सोफाइटा, दूसरा माइकोफाइटा। इसको भी दो भागों के अंदर बांट करके और जो है वो कंप्लीट किया गया है। ये किस प्रकार के हो गए? यूकेरियोट्स प्रकार के हो गए। अब इसके बाद में आपके पास में कौन सा बच जाता है? प्लांटी बच जाता है। प्लांटी को अपन क्या बोलते हैं? मेटाफाइटा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेटाफाइटा। और मेटाफाइटा यानी प्लांट, यानी मुख्य रूप से अपन ये कहेंगे वो सारे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से करते हैं। इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया आपके पास में। एक आपके पास में ब्रायोफाइटा, दूसरा आपके पास में टेरिकोफाइटा। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रायोफाइटा, और दूसरा इसका कौन सा हो जाएगा आपके पास में? टेरिकोफाइटा। तो इसको भी दो भागों में बांट। इसका जो अंतिम जगत है वो कौन सा आपके पास में आ रहा है? एनिमिलिया। और एनिमिलिया के अंदर यानी जंतुओं के अंदर वो सारे जंतु शामिल है, चाहे वो कोर्डेट्स हो या नॉन कोर्डेट्स हो। इसको हम सामान्य रूप से जानते हैं मेटाजोआ के नाम से। मेटाजोआ के नाम से जानते हैं, और मेटाजोआ के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें सारे प्रकार के कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स से जो जंतु है शुरू आपके शामिल हो जाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले अगर बातचीत करना चाहें तो किससे? आपके पास में पोरीफेरा से यहाँ से शुरू हो जाएगा, और कोर्डेट्स तक। कोर्डेट्स में भी हालांकि बाद में बहुत सारे फर्क आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पोरीफेरा से यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर इसमें टोटल हमें जो है वो 10 वर्ग यहाँ पर लेने हैं या 10 संघ लेने हैं, वो कौन कौन से हैं? अगर आपको याद है, सबसे अच्छी बात है, पोरीफेरा है, सिलेंटेट्रा है, प्लेटीहेल्मिंथेस, एसके हेल्मिंथेस है। अगर आपको याद रहता तो ठीक है, अन्यथा आप एक लाइन याद रख लीजिए। देखो PCPA, ये तो हो गया PCP, एक लाइन होगी, आराम से याद रह जाएगा। फिर MAA माँ, कौन सा हो गया? PCPA माँ, ये दूसरी लाइन होगी, यानी दूसरा शब्द होगा, और तीसरा शब्द आपके पास में हो जाएगा EHC। अगर इस प्रकार से आप याद रख लेते हैं, कौन सा हो गया आपके पास है? PCPA, MAA माँ और EHC। ये अगर आप याद रखते हो तो सबसे पहले देखो P4 कौन सा हो गया? पोरीफेरा, इसी के अंदर शामिल है सबसे पहले पोरीफेरा। वो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे हम इसको अलग अलग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके पास C4 सिलेंटेट्रा हो जाएगा। सिलेंटेट्रा के बाद में P4 प्लेटीहेल्मिंथेस हो जाएगा। प्लेट जैसे चप्पे कर्मी, हेल्मिंथेस का मतलब कीड़े। प्लेटीहेल्मिंथेस के बाद में एसके हेल्मिंथेस, एस्केरिसिस है, एसके ये भी कीड़े हेल्मिंथेस। एसके हेल्मिंथेस के बाद में एम फॉर कौन सा हो गया? मोलस्का। मोलस्का का मतलब जो है, मोलस जो शब्द है वो कोमल से बना, कोमल जीव जिसके जो आवरण से ढके होते हैं। मोलस्का के बाद में आपके पास में ये दो ए आ रहा है, इसके अंदर एक जो आपके पास में आ जाएगा वो हो जाएगा एनेलिडा, जैसे केचुआ इसी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ। तो ये यहां तक आ। अब इसके बाद में E, H और C ये तीन है। तो E का मतलब ये होगा आपके पास में जो जिसको अपन कहते हैं सूर्ययुक्त, या जिसे स्टार फिश वगैरह इसी में आ जाती है। तो ये हो गया आपके पास में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद में H फॉर आपके पास में कौन सा हो जाएगा? H आपके पास हेमिकोर्डेटा हो जाएगा, और ये यानी ये बीच का हेमिकोर्डेटा। और इसके बाद में आपके पास में हो गया C फॉर कोर्डेटा। और कोर्डेटा को बाद में अलग अलग भागों में बांटा गया है। बहुत सारे या सारे जो वर्टिब्रेट्स है वो इसी के अंदर। पंचजगत अवधारणा को जो है वो समय की बचत के लिए हमने बोर्ड के ऊपर जो इसको उतार रखा है, और अभी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस किस में या कौन कौन से जो जगत है उसमें क्या क्या जो है वो विशेषता होती है। तो यहाँ हमने जो है एक तरफ सारे लक्षण लिख रखे हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षणों के आधार पर इसमें किस किस प्रकार के जो लक्षण है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते थे कोई लक्षण लिखा, और यहाँ हमने 500 के 500 जगत लिख ली है जो कि RSVT करने हमें बताए थे। अब इसमें सबसे पहले हम जब इसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है कोशिका का प्रकार, यानी इसमें कोशिका किस प्रकार की होती है। तो हमने ये चर्चा की थी कि जो मोनेरो जो होता है, मात्र जो मोनेरा जो जगत होता है उसके अंदर जो है वो कोशिका जो होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, अल्पविकसित प्रकार की होती है। बाकी सब में हमने देखा है यूकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिका लिखी हुई है। और यूकैरियोटिक कोशिका में भी हम ये देखते हैं कि चर्चा हमारी हुई थी कि जो प्रोटिस्ट है उसके अंदर जो यूनिसेल्युलर होता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये सुविकसित होती है, लेकिन इसमें एक कोशिकी होती है, बाकी सारे ये
पॉलीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो पहला सबसे जो लक्षण है वो है कोशिका का प्रकार। तो हम कोशिका प्रकार में क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सेल वॉल, और यहाँ से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सेल वॉल यानी कोशिका झिल्ली। तो देखो कोशिका झिल्ली जो है वो किसमें पाई जाती है, हम वैसे हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली सॉरी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है हम यहाँ लिखें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो मुख्य रूप से पादपों का एक लक्षण है। जंतुओं के अंदर सामान्यतः हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले मोनेरो, तो मोनेरो के अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो क्या होती है, एक तो जो पाई जाती है वो पेप्टियोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल दो से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है, पेप्टियोग्लाइकेन और एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन जो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज रहित होती है, पादपों में पाई जाती है, वैसे नहीं होती है। क्योंकि पादपों की जो सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, सेलुलोज सहित होती है, लेकिन यहाँ पर सेलुलोज रहित होती है और पेप्टियोग्लाइकेन और प्लस एमिनो अम्ल की ये बनी हुई होती है। यहाँ फिर हम प्रोटिस्टा के अंदर चलते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर सामान्यतः सेल वॉल जो है वो अनुपस्थित होती है, कुछ में ही उपस्थित होती है। इसके बाद में फंजाई, फंजाई यानी कवक, कवक जो है वो लगभग पादपों से मिलती जुलती है। तो हमने ये देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा पी, पी का मतलब प्रेजेंट। तो इसके अंदर सेल वॉल जो पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है पादपों की तरह। तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये देखो ये यहाँ पर काइटिन की बनी होती है, और इनकी सेल वॉल या जो भी होता है इनके अंदर जो क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो ये काइटिन की बनी होती है। इसके बाद में प्लांटी की अगर बातचीत करते हैं, स्पष्ट रूप से प्लांटी पादप तो प्रकाश संश्लेषण का है, स्वपोषण का है, सेलुलोज का है, सेल वॉल का पाया जाना, ये सारे लक्षण इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमने लिखा है ये प्रेजेंट उपस्थित होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्लांटी में सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई में किसकी होती है, फंजाई में काइटिन की, और प्लांटी के अंदर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। और इसमें क्लोरोफिल जो है वो भी पाया जाता है। क्लोरोफिल यहाँ अनुपस्थित था, लेकिन यहाँ पर हमने भी प्रेजेंट दिख रखा है। लास्ट आपके पास में आता है एनिमिलिया जंतु। तो एनिमिलिया के अंदर जो है न तो प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है और न ही कोई किसी प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल का हमने देखा यहाँ पर अभाव होता, अनुपस्थित होती है। इसका करेक्टर्स अपन लेते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली जो है वो हम देखते हैं कि मोनेरा के अंदर जो है वो केंद्रक झिल्ली जो सामान्यतः अनुपस्थित होती है, लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि सब के अंदर उपस्थित होती है। अनुपस्थिति में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यहाँ उपस्थित होती है, लेकिन होती क्या है, यहाँ पर जो सेल एक कोशिकीय होती है, बाकी सब के अंदर प्रेजेंट होती है। पादपों में भी होती है, जंतुओं में भी जो है वो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में आपके पास में काय संरचना, बॉडी की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो यहाँ देखो जो इसकी बॉडी जो पाई जाती है वो सामान्य हम देखते हैं एक कोशिकीय होती है, ठीक है। इसमें भी प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय होती है, लेकिन यहाँ फंजाई में अपन देखते हैं तो बहुकोशिकीय। हमने यहाँ भी देखा था, देखो पॉलीसेलुलर पॉलीसेलुलर पॉलीसेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, ये आपकी बहुकोशिकीय होती है, लेकिन अदृढ़ जो है उत्तक इसके अंदर पाया जाता है। इसमें भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रेजेंट में जो काय संरचना होती है वो उत्तक या अंग स्तर तक की ही पाई जाती है। इसके बाद में आपके पास में है एनिमिलिया के अंदर जो है वो आपके पास में यहाँ पर भी हमने क्या लिख रखा है, प्रेजेंट उपस्थित लिख रखी है, लेकिन ये उत्तक अंग और अंग तंत्र स्तर की इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो आपके पास कैरेक्टर्स केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो संरचना है हम देखते हैं मोनेरा के अंदर जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी सबने हमने देखा है कि जो केंद्रक की उपस्थिति हमने दिखा रखी है, यानी स्पष्ट रूप से जो केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। पोषण विधि, भोजन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि वर्गीकरण का ये भी एक तरीका है। पोषण विधि में हम देखते हैं कि जो मोनेरा वर्ग के जो जगत के जो भी जीव जंतु है वो सामान्यतः क्या होते हैं, स्वपोषी और आपके पास में मृतोपजीवी और परजीवी प्रकार के होते हैं। तो स्वपोषी का मतलब ये हो गया कि अपना भोजन स्वयं, लेकिन कैसे, ये रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये मृतोपजीवी मरे हुए जीवों से और परजीवी दूसरों को चिपक करके जो भोजन ग्रहण करने की इसमें विधि पाई जाती है। इसके बाद हम प्रोटिस्टा के बारे में आते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्वपोषी प्रकार के होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन केवल और केवल प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर ये परपोषी प्रकार के भी
होते हैं, यानी स्वकोषी और परकोषी दोनों हैं, लेकिन ये केवल प्रकाश संश्लेषी। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं फंजाई आ गया। तो फंजाई में क्लोरोफिल तो होता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करता नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि स्वकोषी तो ये होना भी नहीं है, ये क्या होगा, परकोषी होगा। या मृतोपजीवी मरे जीवों से या मरे पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण कर पाएगा, या फिर ये परजीवी प्रकार का होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्लांटी। प्लांटी पादप जो हम हरे पेड़ पौधों में देखते हैं वो सारे लक्षण इसमें आ जाएंगे। ये किस प्रकार के होते हैं, ये भी स्वकोषी होते हैं। स्वकोषी क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन ये स्वयं बना करके अपना भोजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लास्ट इसका जो आपके पास में बच रहा है वो कौन सा आपके पास में बच रहा है, इसका एनीमिलिया। एनीमिलिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस प्रकार के होते हैं, परपोषी प्रकार के होते हैं। परपोषी में कौन से, प्राणी संभोजी या मृतकोषी, ये हम यूं कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपके पास में आ जाएगा जनन विधि। जनन किस प्रकार से करते हैं, तो ये आपके पास मोनेरा है वो संयुग्मन यानी युग्म के रूप में जुड़ करके संयुग्मन मेथड से जनन करते हैं। ये आपके पास में संयुग्मन में युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब जोड़ना, युग्मक संलयन मेथड से करते हैं। बाकी फंजाई के अंदर निषेचन होता है, और निषेचन में क्या होता है, मुकुलन का निर्माण होता है। और बाकी इसमें निषेचन और निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सामान्यतः यानी निषेचन की प्रक्रिया इसके अंदर पाई जाती है। मेल व फीमेल दोनों मिलकर के, और सामान्यतः जनन की विधि जो है ये अपनाते हैं। हालांकि और विधि से भी होता हमने पढ़ा है, कई जन्म भी इनमें जो पेड़ पौधों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो निषेचन इस प्रकार निषेचन विधि से इसमें जनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कसाव, फ्लैजेलाए पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो फ्लैजेलाओं के आधार पर हमने देखा है कि इसके अंदर जो है 9+2 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, इसमें भी 9+2 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो ये आपके पास फ्लैजेलाए यहाँ पर अगर पाई जाती है तो कसाव के आधार पर इसका वर्गीकरण है। अगर हम इनका एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि मोनेरा के अंदर आपके पास कौन सा आ गया, बैक्टीरिया आ गया, नीलहरी शैवाल आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गया। तो इस प्रकार के इसके ये एग्जांपल्स होंगे, जिसमें आपके पास में एक्टिनोमाइसीटीज है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। यदि हम प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो आपके पास में यूग्लिन है, पैरामीशियम है, क्योंकि एकोसिकी है ना, यूग्लिना पैरामीशियम एकोसिकी, ये इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में आपके पास फंजाई यानी आपके पास में कवक। कवक के अंदर देखो मोल्ड और यीस्ट दो प्रकार के कवक पाए जाते हैं। मोल्ड वे कवक होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, और यीस्ट वे कवक होते हैं जो एककोशिकीय होते हैं। तो सामान्यतः इसमें जो है दोनों प्रकार के जो है वो मोल्ड व यीस्ट प्रकार के कवक के एग्जांपल्स पाए जाते हैं। प्लांटी, प्लांटी में सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, उनको हम किस में लेते हैं, प्लांटी के अंदर लेते हैं। और जंतुओं में सभी प्रकार के जो जीव जंतु छोटे हैं, मोटे हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने अपने पंच जगत अवधारणा दी, और ये सबसे प्रचलित अवधारणा भी है, इसीलिए आज तक हम इसी अवधारणा को जो है वो काम में लेते आए हैं। धन्यवाद।